सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा एंड आप देख रहे हैं वेल्दिफाई। और दोस्तों, यहाँ हम वेल्दिफाई पर बात करते हैं नॉलेज रिगार्डिंग वेल्थ, मनी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट। धंधा, व्यापार, यहाँ इन सब के रिगार्डिंग बात होती है। इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, सब कुछ। तो दोस्तों, फटाफट से टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्या सीखने वाले हैं आज हम? आज यार यहाँ पे बात होने वाली है व्यापार की ABCD। जैसे हम यार बचपन में पढ़ते थे ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग। वैसे ही आज हम जानने वाले हैं A से लेके Z तक के सारे बिजनेस टर्म्स। हम मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन काफी हद तक सारे बिजनेस टर्म्स को जो मोस्ट फेमस है और मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं बिजनेस में, कंपनीज के ऑपरेशंस में, इन सब के बारे में हम जानेंगे। कौन से हैं, क्या मतलब। तो फिर चालू करते हैं बिना किसी देरी के इस धंधे की ABC। तो पहला, A फॉर एंजल इन्वेस्टर। तो दोस्त, कौन होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स? हमने कई बार सुना है एंजल इन्वेस्टर्स का नाम। एंजल इन्वेस्टर एक वो व्यक्ति है जिसके पास सरप्लस में मनी है और साथ ही साथ अच्छी लिक्विडिटी है। तो सामने से एक बंदा लेके अपना धंधा आएगा और इन्वेस्टर को पिच करेगा, जिसमें वो अपने हाई पोटेंशियल्स को, अपने बिजनेस के टारगेट ऑडियंस को, उसकी मार्केट को और उसके प्रोडक्ट सर्विस को समझाएगा इन्वेस्टर को। और यहाँ पे केस ये है जो कि अलग बना देता है उसके फंड रेजेस को। ये उसका पहला फंड रेज है, यानी जो बंदा लेके अपना धंधा आया है ना, वो उसका पहला फंड रेज है। वो पहली बार किसी से इन्वेस्टमेंट ले रहा है। और अगर वो इन्वेस्टर उसके में इन्वेस्ट कर देता है उसके धंधे में, तो वो बन जाएगा एंजल इन्वेस्टर। यही है एंजल इन्वेस्टर, और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। B फॉर B2B एंड B2C। B2B एक वो ऑपरेशन है बिजनेस का जहां बिजनेस और बिजनेस के बीच का ट्रेड होता है, यानी होलसेलर और रिटेलर के बीच का जब एक ट्रेड होगा, इसको नाम दिया जाता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी B2B। और साथ ही साथ एक और होता है इसमें B2C। अगर ये ऑपरेशन, ये ट्रेड रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में हो रही है, यानी बिजनेस और कंज्यूमर के बीच का ट्रेड, इसको कहा जाता है B2C। अब यहाँ पे गुड्स और सर्विस और डजंट मैटर, ये B2C कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास B से ही एक और है जो कि काफ़ी फेमस है, मोस्ट कॉमनली यूज भी होता है। इसको कहा जाता है बर्न रेट। क्या है बर्न रेट? शार्क टैंक पे इसका आपने कई बार नाम सुना होगा। बर्न कर रहे हैं हम, बर्न रेट हमारा ये है। तो क्या है बर्न रेट? बर्न रेट भाई वो है आपकी सेल्स से पहले, आपके प्रोडक्ट सर्विस की सेल्स से पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपका जो पैसा लगा के व्यापार में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस सर्विस को तैयार करने के लिए, तो सेल से पहले जो पैसा लगा है उसी पैसे को कहा जाता है बर्न रेट। हमारा ये है बर्न रेट, हमारा कितना है बर्न रेट, यही है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। C फॉर कॉपीराइट। दोस्तों, कॉपीराइट आपने यूट्यूब पे कई बार सुना होगा। यूट्यूब पे कई बार इसका नाम लिया जाता है लोगों के द्वारा। तो दोस्तों, ये कॉपीराइट हर एक चीज़ पे नहीं हो सकता है। कॉपीराइट स्पेसिफिकली म्यूजिक पे, आर्ट्स पे, पब्लिश पे, इन सारी तरीके की चीज़ों पर कॉपीराइट अप्लाई होता है। कॉपीराइट यानी क्या है? कॉपीराइट है एक एक्सक्लूसिव राइट जो कि गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं अपने म्यूजिक पर। फॉर एग्जांपल, हमारे अरिजीत सिंह ने कोई अपना सॉन्ग लॉन्च किया कल, तो उसके बाद, सॉन्ग लॉन्च के बाद, वो गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेगा इस सॉन्ग के कॉपीराइट के लिए। तो उससे फायदा क्या? फायदा दोस्त ये है कि और कोई उसका म्यूजिक अपने YouTube वीडियो पे या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकता है। उसने उसको एक पैरामीटर दे दिया कि उसके बाहर, यानी अरिजीत सिंह के अलावा इसको कोई यूज नहीं कर सकता है। अगर यूज करता है, अरिजीत सिंह के पास वो राइट है उसके ऊपर केस कर देने के लिए। ये था एक एग्जाम्पल। ये यूज होता है कॉपीराइट म्यूजिक, आर्ट, पब्लिश पे, और आप गूगल कर सकते हैं, और चीज़ों पे भी ये कॉपीराइट कई बार यूज होता है। कॉपीराइट का यही मीन है और कॉपीराइट का यही यूज है। आगे बढ़ते हैं। C से एक और बहुत फेमस है क्राउड फंडिंग। जब मैं, फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस और मैं चाहता हूं अपने बिजनेस में फंड रेज करना, ठीक, तो मेरे पास एक ये ऑप्शन है, मैं पब्लिक से फंड रेज करवाऊं। पब्लिक इंडिया की बहुत है ना। तो मैं, मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं इंडिया की भी पब्लिक से फंड रेज करा सकता हूँ। वो मेरे बिजनेस में पैसा डाल सकती है। लेकिन यहाँ पे दो केस है। दो केस में से पहला केस ये है कि उस पैसे के बदले मैं उनको दूंगा इक्विटी अपने व्यापार की, अपने बिजनेस की। दूसरा ये है डोनेशन। वो बिना किसी
इच्छा के कि क्या मुझे वापस मिलेगा, वो डायरेक्टली आपके सिर्फ बिजनेस में अगर पैसा डालते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी क्राउड फंडिंग कहलाएगी। तो फिर नेक्स्ट है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो क्या है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट? ये भाई है, ये मार्केटिंग में यूज होता है, सीधी बात। मार्केटिंग के टाइम पर जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी बुक है, इस बुक को मैं सेल करने के लिए मार्केट करता हूँ, राइट। और मार्केटिंग के टाइम पे मेरा कितना एक्सपेंस है उसको हम मेजर करते हैं कितनी सेल हुई है, यानी कितनी पैसे पर कितनी सेल बनी। इस इस कैलकुलेशन को कहा जाता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कितना पैसा लगाया और उससे कितना पैसा आया, सीधी बात। अगला सी फॉर एक और है जो कि बड़ा फेमस है, CRM। CRM भाई एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम कस्टमर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल बाटा में गए, बाटा के शोरूम पे गए, वहाँ आपने परचेज करी सॉरी, है ना। फिर बिलिंग के टाइम पर जो वहाँ का काउंटर पे बैठा होगा, फॉर एग्जांपल जो भी है, वो आपसे आपकी ईमेल आईडी लेगा, आपका फ़ोन नंबर मिलेगा लेगा, आपका नाम लेगा, आपकी बर्थ डेट पूछेगा, ऐसे 2 से 3 चीज़ें और लिखेगा। वो कहाँ लिखता है? उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहा जाता है CRM, उसे लैपटॉप पे, ठीक है। बहुत ईजी है, आप फ्री में भी शायद कहीं से मिल जाए, और बहुत एक छोटी मिनिमल सा अमाउंट दे के आप परचेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए भी। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा दोस्त ये है कि वो आपके बर्थ डेट पे आपको याद दिलाएगा कि बर्थडे है, बर्थडे की विश, हैप्पी बर्थडे, है ना। और साथ ही साथ आपको फिर कहेगा कि आ जाओ, आपके लिए 25% फ्लैट ऑफ है। ये है एक कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने की टेक्निक। ये यूज करते हैं सारे शोरूम वाले, एक CRM सॉफ्टवेयर से आपका डेटा लेके कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए। यही है CRM। तो आगे है D फॉर ड्रैगन। ड्रैगन क्या है मैं बताता हूँ। दे आर यूनिकॉर्न्स एंड दे सक्सीड इन रिटर्निंग देयर फंड्स टू वेंचर कैपिटल। सीधी बात है, एक कंपनी जो यूनिकॉर्न हो चुकी है, यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी है मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम यू तक पहुंच जाएंगे, यू लेटर तक पहुंचेंगे। पहले आप ये समझिए कि एक कंपनी जब अपने वेंचर कैपिटलिस्ट को उसका पैसा जब लौटा देता है, यानी अपना एक वो कंपनी जो $1 बिलियन कंपनी है, वो अपने डेट्स को पूरा चुका देती है कंप्लीटली, उस कंपनी को कहा जाता है ड्रैगन। बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं ई से। ई से भाई इक्विटी। इक्विटी 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 शेयर्स, बहुत सुन लिया। है क्या? है भाई ये है कि एक एक्स कंपनी है ना, टेस्ला मान लेते हैं। तो अगर आप टेस्ला में पैसा डालते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी उसकी हिस्सेदारी। आपने 10,000 रुपये डाले, 5,000 रुपये डाले, अगर 10,000 डाले तो 10,000 के हिसाब से आपको आएगी उसकी इक्विटी, यानी उसका टेस्ला की शेयर, टेस्ला की हिस्सेदारी। इक्विटी, शेयर, हिस्सेदारी सब एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। जितना पैसा दोगे उतनी उस कंपनी की हिस्सेदारी मिलेगी, उसी हिस्सेदारी को कहा जाता है बस इक्विटी। आगे नेक्स्ट एफ। एफ फॉर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भाई दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमने बहुत सुना, क्या है? इसके टर्म से भी हमें वैसे समझ आ जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक नई नई सी मार्केट को डेवलप करना, या किसी एक नई फ्रेश मार्केट में जहाँ पे अदर कॉम्पिटिटर्स नहीं है, एकदम कंप्लीट वेकेंट है मार्केट, वो वहाँ आप अगर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, उस फील्ड में आता, उस मार्केट में कदम रखते हैं, तो आपको मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी पहला बंदा जो आया उसको मिलेगा कंप्लीट मार्केट का एक्सेस। वो बना सकता है कंप्लीट उस मार्केट की ऑडियंस को अपना, क्रिएट कर सकता है मोनोपोली, अकेला बंदा राजा। ये चीज़ वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वैसे ही प्रोडक्ट के केस में भी हो सकता है, ठीक है। अब कैसे? जब गाड़ियाँ नहीं आती थी, तो एक बंदा जो इंजीनियर था, जिसने गाड़ियों की डिस्कवरी करी, है ना, उसने प्रोडक्ट बनाया नया। आज तक दुनिया में ऐसा कुछ किसी ने देखा ही नहीं। और जब उसने ऐसा एक यूनिक प्रोडक्ट लाया जो कि आज तक कहीं वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको एग्जिस्टेंस में लाया, तो उसको मिला पहली बार आने का इस प्रोडक्ट की लाइन में मौका। उसके पास है पूरी की पूरी डिमांड लोगों की, और सप्लाई कर रहा है वो अकेला, उसको मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यही है सर, मार्केट और प्रोडक्ट दोनों की तरीके से हो सकता है, प्रोडक्ट सर्विस, है ना। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग यानी एक बस क्रिएट कर देना। बस क्रिएट कर देना यानी एक हवा बना देना, हम हिंदी में कहते हैं।
कैसे? एप्पल अपना ला रहा है आईफोन 16, ला रहा है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग होगी, आप देखोगे, मैं देखूंगा, वो बना देगा एक इकोसिस्टम, एक हवा, एक अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बढ़िया दिखाना, उसकी प्रॉपर बढ़िया मार्केटिंग करना लोगों के लिए। ये प्रोडक्ट में भी हो सकती है, ये सर्विस में भी हो सकती है। कोई फिल्म आ रही है, कोई वेब सीरीज आ रही है, उस फॉर एग्जांपल कोरिया की वेब सीरीज आजकल बहुत फेमस होती है, तो कोरिया में एक वेब सीरीज बनी जहाँ पे उसके प्रोड्यूसर ने कोई पब्लिक स्टंट करवा के या कुछ भी ऐसा करा के मार्केटिंग के नज़रिए से, मार्केटिंग के रूप में, जिससे कि लोगों में उसकी पहचान बन जाए कि ऐसा कुछ आने वाला है। उस बज़ को क्रिएट करना, उस इकोसिस्टम को क्रिएट करना ही क्या कहा जाता है, गुरिल्ला मार्केटिंग। एक लोगों के दिमाग में मेमोरी बना देना, एक मेमोरेबल मूवमेंट बना देना, जिससे कि लोगों को याद रहे उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विस के लिए। यही है गुरिल्ला मार्केटिंग। नेक्स्ट इज हेजिंग। एच फॉर हेजिंग। तो हेजिंग क्या है? एक स्ट्रेटेजी, अपने रिस्क को कम करना। किसकी वजह से हो रहा है वो रिस्क, वो लॉस, आपका रिस्क को कम करना, उस लॉस को कम करना, उसी को कहा जाता है हेजिंग। लेकिन ये रिस्क और लॉस किस वजह से हो रहा है? मार्केट फ्लक्चुएशन या वो एक्सवाइजी किसी भी वजह से हो सकता है। उस रिस्क को कम करना, उस लॉस को अपने कम करना, इसी को कहा जाता है हेजिंग। नेक्स्ट, आई फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है? एक ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजीज, म्यूजिक, इनोवेशंस, ठीक है, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिया जा सकता है लोगो, नेम, लिटरेचर, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, आर्टिफैक्ट्स, किसी के ऊपर भी, ठीक है। इसमें बस कैटेगरीज है। क्या कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये 3 है। अब डिपेंड करता है कि आपका वो चीज क्या है जिसके ऊपर आप वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहते हैं। क्या पता वो म्यूजिक है तो वो आ जाएगा आपका कॉपीराइट के अंदर। क्या पता वो लोगो है तो आ जाएगा वो ट्रेडमार्क के अंदर। क्या पता वो कोई ऐसी चीज है जो आएगी पेटेंट के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपका वो क्या चीज है, तो वही उसके ऊपर राइट आएगा, उसी का राइट आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? यानी म्यूजिक के ऊपर आ सकता है सिर्फ कॉपीराइट का राइट, है ना। और लोगो और आपके नए नाम के ऊपर आ सकता है ट्रेडमार्क का राइट। ये एक एक्सक्लूसिव राइट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। आगे बढ़ते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे। आगे भाई आ जाता है जे फॉर ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या है? ज्वाइंट वेंचर एक वो बंदा है, वो दो लोग हैं, या वो दो एंटरप्राइज बिजनेसेस हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए या एक मिशन के लिए जब वो कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और वो उसके ऊपर एक एक्शंस लेते हैं, उसको कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर। दो लोगों का मर्ज, दो बिजनेस का मर्ज एक एक्शन के लिए, वही है भाई ज्वाइंट वेंचर। बहुत सुना था, बड़ा टिपिकल का सा नाम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बस है, जैसा मैंने पहले ही बताया। नेक्स्ट इज के फॉर केपीआई। मेरा नाम भी कृष्णा, मेरा नाम भी चालू होता है के से, और इस बार के फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हाँ, तो केपीआई क्या है? इसको केपीआई के नाम से ही जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म लोगों को भी नहीं मालूम होती है, ठीक, मैंने भी अभी जानी। तो इस केपीआई से फायदा हमें क्या होता है? ये एक इंडिकेटर है, ठीक, जो कि हेल्प करता है बिजनेसेस को और कंपनीज को उसके ग्रोथ या डाउनफॉल को मेजर करने में। लोगों को मालूम नहीं होता है उनका कैश इन हैंड कितना है, लोगों की स्टॉक इन्वेंट्रीज कितनी बन रही है, कितनी जा रही है, मतलब आइडिया होता है, एग्जैक्ट नहीं पता होता है कितनी स्पीड से उनका ग्रोथ हो रही है, कितनी स्पीड से उनका डाउनफॉल जा रहा है, या फिर वो मेंटेन चल रहे हैं बैलेंस, ना ग्रोथ हो रही है ना डाउन हो रहा है। ऐसे का मतलब क्या? इसलिए यूज में आता है केपीआई। तो केपीआई आपको हेल्प करता है आपकी ग्रोथ और आपके डाउनफॉल को मेजर करने में, इसी को कहा जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई। सो नेक्स्ट है सर हमारा एल फॉर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमारे पास बहुत हो रही है, लिक्विडिटी की कमी आ रही है। क्या है ये चीज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी दोस्त कुछ नहीं है, लिक्विडिटी बस आपका अमाउंट इन बैंक, कैश इन हैंड की कमी या अबंडेंस, भर रहा है, भरमार में है, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो रही है, यानी आपके पास सरप्लस में अमाउंट है, पैसा है अभी करेंटली आपके पास, ठीक है, तो लिक्विडिटी अच्छी है। और अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ है जिसके पास आपके पैसे कम पड़ रहे हैं, उसको परचेज करने के लिए, यानी लिक्विडिटी कम में खराब हो रही है, यही है।
लिक्विडिटी का फंडा। अब आपने जान लिया लिक्विडिटी क्या है, आपने जान लिया जॉइंट वेंचर क्या है, आपने जान लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। इतना कुछ जानने के बाद एक हक है मेरा, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है और कुछ डेफिनेटली आप नए नए जाना हो तो अगला क्या है? अगला सर हमारा है एम फॉर मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? आपकी जो मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल मैं फैशन लाइन में आया है ना, मैं मेल्स का प्रोडक्शन करूंगा, मेल्स के कपड़ों का सेल करूंगा, मेल्स फैशन को आगे ले जाएंगे सर हम। तो उस मार्केट का, मेल्स की फैशन लाइन का साइज कितना है, कितनी बड़ी वो मार्केट है, ठीक है। इसी कैलकुलेशन को कहा जाता है, इसी रिसर्च को कहा जाता है मार्केट पेनिट्रेशन, साइज ऑफ योर पोटेंशियल मार्केट। समझ रहे हो? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आया हमारा सर? अब आया हमारा एन फॉर नेट प्रॉफिट। नेट एसेट, नेट लॉस, क्या है ये चीज़? हम नेट प्रॉफिट भी जानेंगे, हम नेट लॉस भी जानेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट से चालू करते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा होता है हमने जितना रिवेन्यू किया, अभी यहाँ पे टैक्स नहीं दिया, हमने यहाँ पे ऑपरेशन के एक्सपेंसेस नहीं निकाले, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मिसलिनियस का कुछ नहीं काटा है, सिर्फ डायरेक्टली हमारे सेल से जो पैसा हमारे पास आया है, जो हमारा रेवेन्यू है, उसमें से हमने हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दिया, सब काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मिसलिनियस, सैलरीज, ऑपरेशन के एक्सपेंसेस, सबको जब हमने डिडक्ट कर दिया, और फिर जो अमाउंट बचा है हमारे पास टैक्सेस देने के बाद भी, उसी को कहा जाता है नेट प्रॉफिट। हमने जाना नेट प्रॉफिट क्या है, तो नेट लॉस क्या है? नेट लॉस यानी जब हमारा टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड हो जाते हैं हमारे टोटल रेवेन्यू से, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं हमारी आमदनी के, है ना, तो इसी को कहा जाता है नेट लॉस। पैसा इतना है नहीं जितने खर्चे हैं, तो जो बचा एक्सपेंसेस में से हमारे रेवेन्यू को काट के, वही हमारा नेट लॉस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओ फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक है, वो आपकी पब्लिक है, वो व्यूअर्स है, वो आपका डिमांड करने वाले लोग हैं, जो बिना किसी एक्सपेंस किए आपके पास आ रहे हैं। यानी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, यूट्यूब मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को लोगों तक पहुंचा रहा है, मेरी रीच बढ़ा रहा है, इसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा। जब ऐसा स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपका बिना पैसा लगाए आपके पास रीच आ जाती है लोगों की, इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वहीं अगर आपने इनऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है कि पैसा लगाया मैंने लोगों की रीच ज़्यादा पकड़ने के लिए, इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये इनऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब था, और यही जो पहले बताया ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब था। सो नेक्स्ट ओ से एक और है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग सिर्फ एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। आउटसोर्सिंग फॉर एग्जांपल मेरी शूज़ की फैक्ट्री है, हम शूज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसका जो बॉक्स होता है उसको मैं फॉर एग्जांपल गुड़गांव से मंगवाता हूँ, ठीक। तो उसका जो बॉक्स है जिसमें हम ऑफकोर्स सेल करेंगे, मुझे उसके लिए एक बॉक्स रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं उसको बॉक्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता हूँ, मैं उस बॉक्स को एक दूसरी एजेंसी से, दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा के अपने पास मंगवाता हूँ और अपने प्रोडक्ट को उसमें डाल के सेल आउट करता हूँ। तो यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया, कहीं और से मंगवाया, कहीं और से यह मंगवाने को ही आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ये था आउटसोर्सिंग का मतलब। अब बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट इज पी फॉर पेटेंट। आ गया भाई पेटेंट, कॉपीराइट, और हमारा तीसरा कौन सा था, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो पेटेंट क्या है, पेटेंट भी जान लेते हैं। एक एक्सक्लूसिव राइट फॉर योर न्यू प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, इन्वेंशन, है ना, डिजाइन, एंड द ओनर इज ऑल्सो एबल टू सेल इट, ठीक है। ओनर अगर चाहे तो उस पेटेंट को बाद में सेल भी कर सकता है, ठीक है। वही जो हमारी पहले बात हुई कॉपीराइट को लेकर और ट्रेडमार्क को लेकर, वही पेटेंट का भी सीन है। आपने न्यू इन्वेंशन, आपने अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन्स, इन सब के ऊपर एक एक्सक्लूसिव राइट लिया ताकि और कोई बंदा उसको यूज ना कर सकता, और यूज करता है तो वो इलीगल माना जाएगा, और उसके बाद आप उस पर एक केस भी कर सकते हैं, या आपके पास राइट आ जाता है। यही है पेटेंट का भी सीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो यार बहुत यूज में आता है,
क्विक रेशियो क्या मतलब है, क्विक रेशियो कितना होना चाहिए, क्या कम है, क्या ये ज़्यादा है। तो क्विक रेशियो को हम सीधे सीधे समझते हैं, कंपनी की शॉर्ट टर्म के या फिर जो भी खर्चे हैं उसको वो मीट कर पा रही है, उसको वो खर्चे को बैलेंस कर पा रही है अपने इनकम के सामने, इसी को कहा जाता है क्विक रेशियो। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि आप मान सकते हैं आपकी जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स को जब आप डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज से तो आपका वो निकल आएगा क्विक रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मेरे करंट एसेट्स या आपके करंट एसेट्स 50 करोड़ के हैं और वहीं आपके साथ साथ कुछ ना कुछ खर्चे बनते हैं, ठीक है। तो जो आपकी वो लाइबिलिटीज है, अगर हम मान ले वो है 25 करोड़ की, ठीक है। तो अब अगर हम 50 करोड़ और 25 करोड़ को डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 2 अच्छा माना जाता है। ये पत्थरी लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है लोगों की कि एक अगर आपका आ रहा है क्विक रेशियो 1, ये ठीक है। लेकिन अगर आपका जो क्विक रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसको अच्छा माना जाता है, गुड में कंसीडर होता है। वैसे ही आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एप्पल का जो क्विक रेशियो है वो 1.02 है, तो ये अच्छा कंसीडर करा जाता है लोगों के थ्रू, लोगों के द्वारा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे क्विक रेशियो से। क्विक रेशियो के बाद आता है, हम चेक करते हैं या क्यों तक हम बन गए हैं। अगर आपको वीडियो में जनरली सच में इंटरेस्ट आ रहा है और अगर आप बने हुए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, आप बने हुए हैं अभी तक। सब्सक्राइब कर देना, छोटा चैनल है, सब्सक्राइब करोगे बहुत हाइट्स पकड़ेगा ये चैनल। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं वापस से आगे। आर आर फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर ओ आई क्या है दोस्त, कितना पैसा डाला, कितना इंटरेस्ट आया। एफडी करते हो, पैसा डालते हो, 8% मिल रहा है, तो 8% का जो रिटर्न है ना, आपका ब्याज है, उसे वो कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी भी तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट, उस पर जो आपको परसेंट का रिटर्न आ रहा है ना, उसे वो कहा जाता है बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई का सीन। नेक्स्ट इज एस। सो एस से है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। भाई ये क्या है, ये वर्ड बड़ा तबाही सा है, जान लेते दोस्त इसको भी, ठीक है। तो एसईओ एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी रीच को बढ़ा देता है, आपके ट्रैफिक को बढ़ा देता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर, है ना। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पे आपको कोई खर्च नहीं करना, जैसे मैंने बताया था ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यहाँ पे आपके बिना कुछ खर्च करे आपके पास एक रीच बन रही है ज्यादा, आपके पास ट्रैफिक आ रहा है ज्यादा, वही है एसईओ का काम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सर एक और है एस से है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या है भाई, ये नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ठीक है। तो एक सब्सक्रिप्शन फी पे करना, आप उस सर्विस को एक्सेस में ले सकते हो, जिससे उस सॉफ्टवेयर को यूज में ले सकते हो, उसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। एक सब्सक्रिप्शन फी, बाकी आप इसको एंजॉय करो, बस यही है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। टी, नेक्स्ट इज टी फॉर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का क्या मतलब है, ये भी वही है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस और बिजनेस के मोमेंटम को बैलेंस तो नहीं, मेजर करना, है ना, फॉलो करना कि कहाँ जा रहा है मेरा धंधा, कहाँ जा रही है मेरी कंपनी, इसी को कहा जाता है बिजनेस ट्रैक्शन या फिर ट्रैक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट सर यू, मैंने कहा था ना यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न का मतलब मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। सी, यूनिकॉर्न एक वो कंपनी है जो 8,000 करोड़ का पार कर चुकी है, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यूएशन, है ना। ये 8,000 करोड़ एक फिक्स नहीं है, मैं आपको फिक्स बताता हूँ जो है $1 बिलियन, यानी $1 बिलियन, समझ रहे हो। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो $1 बन जाता है आपका 83 या 80 कुछ, जो भी वेरी करता रहता है टाइम के साथ। तो वो जब अगर फॉर एग्जांपल 83 है, तो 8,300 करोड़ का जब वो कंपनी वैल्यूएशन को क्रॉस कर जाती है, वो कहला जाती है एक यूनिकॉर्न कंपनी, ठीक है। यही है यूनिकॉर्न का मतलब। आगे बढ़ते हैं वी फॉर वेंचर कैपिटल। दोस्त वेंचर कैपिटल बताने से पहले अगर आप इस वीडियो तक अभी तक जुड़े हुए हैं ना, लास्ट तक देखना, जो जेड वाला है ना वो कुछ इंटरेस्टिंग है, वो कुछ नया है, वो कभी सुना नहीं होगा, बहुत बढ़िया सा है वो टर्म। तो वेंचर कैपिटल, सो वी फॉर वेंचर कैपिटल,
तो वेंचर कैपिटल भाई वही है कि अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, अपने प्रोजेक्ट में आपने पैसा डाला एक रिस्क को समझते हुए, और साथ ही साथ उसके एक्सपेंड करने के लिए या कुछ ऐसा नया उसमें लॉन्च करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसे वो कहा जाता है वेंचर कैपिटल। इसके अलावा कुछ नहीं था। नेक्स्ट, डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वेब मार्केटिंग। वेब मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है, और गूगल एड चला रहे हैं, और किसी भी तरीके की आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग है उसे वो कहा जाता है वेब मार्केटिंग भी। अगर आपको इसके अलावा कोई एग्जांपल मालूम है वेब मार्केटिंग का, आप डेफिनेटली इसको कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, लोग भी जाने और क्या क्या है इसके। अगला बढ़ते हैं एक्स। तो लास्ट 3 है, काउंटडाउन चालू है 3, 2, 1 की। तो थर्ड, एक्स मार्केटिंग। भाई एक्स से और कुछ मत समझना, एक्स का सीधा सीधा मतलब है एक एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग। एक मार्केटिंग की गई है अपने प्रोडक्ट सर्विस की, जिससे कि लोगों का क्या हाइप है उस प्रोडक्ट के लिए, लोगों का क्या विजन है, उस सोच है उसके प्रोडक्ट सर्विस के लिए, उसको जानने के लिए करी जाती है एक्स मार्केटिंग, जिसका सीधा सीधा मतलब बनता है एक एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, ठीक है। वाई, सेकंड, सेकंड लास्ट, वाई इज यील्ड। यील्ड, YIELD। व्हाट इज यील्ड? यील्ड इज द इंटरेस्ट रेट, किसी भी चीज का इंटरेस्ट रेट, ब्याज, उसी को कहा जाता है इंटरेस्ट रेट या फिर यील्ड, है ना। इंटरेस्ट रेट और यील्ड बीच में स्लैश मार दो, दोनों का सिनोनिम है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, और कुछ नहीं है। लास्ट, जेड। जेड फॉर ज़ॉम्बी डेट। ज़ॉम्बी कौन होते हैं, जिसको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। एक मृत इंसान जो चलता रहता है, जो लोगों पे अटैक करता है। ये हमारा टॉपिक सा अपार्ट था। हम जानते हैं अब ज़ॉम्बी डेट क्या होता है। ज़ॉम्बी डेट भाई एक वो डेट है, मेरे ऊपर एक कर्ज था जिसको मैंने चुका दिया, अब मेरे ऊपर वो कर्ज नहीं है। तो अब कर्ज मेरे ऊपर अगर नहीं है तो भाई उसको बस एक नाम दे दिया गया, ज़ॉम्बी डेट। इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोल सकते हैं, भाई देखो मालूम है ज़ॉम्बी डेट क्या है, बड़ा फैसिनेटिंग सा टर्म है कि क्या है ये ज़ॉम्बी डेट। जिसको मालूम है ज़ॉम्बी का मतलब, उसको तो लगेगा ये ज़ॉम्बी डेट क्या होता है। तो आप ट्राई कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में, और ये वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में, अपने बड़े लोगों के बीच में, या अपने ऐसे जूनियर्स के बीच में, टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड लोग जाने सीखे बढ़े आगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।